अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आज के लेक्चर में हम मैसेज पासिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मैसेज पासिंग क्या है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। हम मैसेज पासिंग मॉडल को देखेंगे विद डायग्राम भी कुछ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है। इसके साथ साथ हम मैसेज पासिंग इंटरफेस की भी बात करेंगे जिसको MPI भी बोला जाता है, मैसेज पासिंग इंटरफेस, और PVM पैरेलल वर्चुअल मशीन्स जो कहलाती हैं उनको भी देखेंगे कि ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से मैसेज पासिंग के लिए ये काम करते हैं, इनके क्या क्या फीचर हैं। तो इन सब चीजों को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैसेज पासिंग मॉडल से। बेसिकली मैसेज पासिंग से हमारा मुराद क्या है? मैसेज पासिंग जब हम कह रहे होते हैं इसका मतलब मसलन कोई सोर्स और डेस्टिनेशन है, यानी कोई एक नोड है उसने दूसरे नोड से कम्युनिकेट जब करना होता है तो उसको हम बोलते हैं मैसेज। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो ये मैसेज पासिंग हो रही है, मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा हूं। इसी तरह से हमारी कंप्यूटिंग में भी हो रहा होता है। जब पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वो एट अ टाइम सारी मैसेज पासिंग हो रही होती है, जो हम बेसिक अपने अर्लियर लेक्चर्स में देख चुके हैं कि पैरेलल में क्या हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो रहा होता है। मैसेज तो पासिंग होती है दोनों सिस्टम्स में। तो इन मैसेज पासिंग मॉडल पैरेलल प्रोसेसेस एक्सचेंज द डाटा थ्रू पासिंग मैसेज टू वन एंड अदर। हम पैरेलल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, यानी मैसेज पासिंग मॉडल अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्रोसेसिंग। आप समझ लें कि इसकी बात हो रही है यहां पे स्टेप में कि अब क्या होगा इसके अंदर। पैरेलल प्रोसेसेस एक्सचेंज द डाटा। जो पैरेलल प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जो एक ही टाइम पे एक ही साथ मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हों, हम उनको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस क्या करेंगे? डाटा को एक्सचेंज करेंगे थ्रू पासिंग मैसेज। डाटा एक्सचेंज कैसे होगा? मैसेज के थ्रू एक्सचेंज होगा। जिस तरह मैं अब आपसे कोई चीज एक्सचेंज कर रहा हूं, यानी मैं अगर आपसे बात करूं, आप मेरे से बात करें, तो हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं ना, इसको हम मैसेज पासिंग का भी नाम दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या, थ्रू मैसेज पासिंग टू वन एंड अदर, एक दूसरे को मैसेज पासिंग कर रहे होंगे, क्योंकि एट अ टाइम एक ही टाइम में वो सारे काम कर रहे हैं, इसलिए वो मैसेज पासिंग कहलाएगा कि वो डाटा एक्सचेंज हो रहा है तो वो मैसेज पासिंग हो रही है। पैरेलल प्रोसेसेस की केस में हम ये बात कर रहे हैं अभी। दीज कम्युनिकेशन कैन बी एसिंक्रोनस, और यहां पे देखें नीचे ब्लू में सिंक्रोनस भी लिखा है कि ये जो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, जो हमने कहा कि मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे होंगे, मैसेज पास कर रहे होंगे, तो ये वाली कम्युनिकेशन एसिंक्रोनस भी हो सकती है और सिंक्रोनस भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हम कहें कि ये वाली इसमें से एसिंक्रोनस ही होगी मैसेज पासिंग में या सिंक्रोनस ही होगी, दोनों टाइप में से कोई भी हो सकती है। अब यहां पे बात ये आ जाती है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से हमारा क्या मुराद है? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन से वो कम्युनिकेशन मुराद है जिसमें हम मैसेज तो भेज देते हैं, लेकिन रिसीवर के हम कह लें कि सिंक्रोनाइज होने का वेट नहीं कर रहे होते हैं। हम नहीं देखते कि रिसीव करने वाला रेडी भी है कि नहीं है, उसके रेडी होने से पहले ही हम मैसेज सेंड कर देते हैं। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में पहले हम देखते हैं कि जो रिसीवर है वो रेडी है, वो हमारा मैसेज रिसीव करने के लिए रेडी है। जब वो रेडी होता है, यानी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, फिर मैसेज पास करते हैं। तो ये दोनों के लिए कम्युनिकेशन सिंक्रोनस भी हो सकती है, एसिंक्रोनस भी हो सकती है, मैसेज पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात कर रहे हैं उसमें। तो मैसेज पासिंग मॉडल अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस टू रीड एंड राइट डाटा टू द मैसेज क्यू विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर। कि ये जो मैसेज पासिंग हमारा मॉडल है ना, इसके अंदर प्रोसेसर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट हुए बगैर भी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होता। ये सारे एक क्यू के अंदर मैसेज रख देते हैं। उस क्यू से कोई भी जो प्रोसेसर है उस मैसेज को उठा सकता है, उठा के उसको रीड कर सकता है। तो जरूरी नहीं है इस पैरेलल प्रोसेसिंग में कि अगर मसलन प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 आपस में कनेक्ट हैं तो ही ये हो सकेगा, ऐसा नहीं है। प्रोसेसर 1 और 2 कनेक्ट नहीं भी हैं तो एक क्यू होगी जिसमें प्रोसेसर 1 भी मैसेज रखेगा, प्रोसेसर 2 भी रखेगा। तो वहां से ये जो है मैसेजेस को उठा सकते हैं, वहां से रीड किए जा सकते हैं मैसेजेस, सेंड और रिसीविंग का काम हो रहा होता है वहां से। जिस तरह यही चीज लिखिए, मैसेज पासिंग मॉडल अलाउ। ये मॉडल क्या अलाउ करता है? मल्टीपल प्रोसेसेस टू रीड एंड राइट डाटा। कि एक टाइम में एक से ज्यादा जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो क्या कर रहे होते हैं। जाहिर बात है प्रोसेस चल रहे हैं, अब प्रोसेस 1 2 3 मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसेस। तो अब ये जो प्रोसेस है, हमें पता है एक टाइम में ज्यादा प्रोसेस भी चल रहे होते हैं। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था ना मल्टी प्रोसेसिंग भी हो रही होती है, एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस चलते हैं। तो वो जो प्रोसेस चल रहे होते हैं,
अब उन प्रोसेसेस के लिए जरूरी नहीं है कि वो मैसेज पासिंग के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, वो एक मैसेज पासिंग पूल के अंदर अपना सारा डाटा रख सकते हैं, वहां से डाटा ये सारे क्या हो सकते हैं, रीड और राइट दोनों काम हो सकते हैं। किस तरह से, ये देखें एक डायग्राम, बल्कि यहां पे इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है। मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन द क्यू अंटिल देयर रेसिपिएंट रिट्रीव देम। Message queues are quite useful for inter-process communication and are used by most operating system. ये ज्यादातर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको आईपीसी भी बोला जाता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि तकरीबन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आईपीसी का प्रोसेस जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। अब देखें ये प्रोसेस बताया गया, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, P1 P2। अब ये जो इधर मैसेजेस हैं MN तक, यानी मल्टीपल M2 3 4 5 एंड सो ऑन तक, ये हमारा कर्नल है। कर्नल से तो हमारा लिंक नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है अच्छी तरह से, करने की कर्नल का क्या कॉन्सेप्ट है, हम तो मैसेज पासिंग के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या है, ये देखिए प्रोसेस 1 ने ये M1 मैसेज रखा, प्रोसेस 2 भी इधर इस क्यू में मैसेज रख लेगा। तो अब ये प्रोसेस 1 और 2 इस क्यू को असेस कर सकते हैं, आपस में बेशक एक दूसरे के साथ लिंक ना हो, लेकिन वहां से वो मैसेज पासिंग, रीडिंग और राइटिंग जो हमने देखा था वो सारा काम हो सकता है। तो ये एक जर्नल सा आप कहते हैं स्ट्रक्चर या डायग्राम है हमारे मैसेज पासिंग मॉडल की। उसके बाद आ जाता है MPI, मैसेज पासिंग इंटरफेस। मैसेज पासिंग इंटरफेस इज अ स्पेसिफिक डिजाइन फॉर पैरेलल एप्लीकेशन। पैरेलल एप्लीकेशन जो कि एक साथ ही मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हों या काम हो रहा हो, जिस तरह हमने वो फ्लेंज टेक्सोनोमी वगैरह में देखा था ना, पैरेलल में किस तरह से काम हो रहा होता है। तो ये वही चीजें, MPI स्पेसिफिकेशन डिजाइन फॉर पैरेलल एप्लीकेशन। द गोल ऑफ MPI यानी मैसेज पासिंग इंटरफेस का मेन गोल क्या है, टू प्रोवाइड वाइडली यूज स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग मैसेज पासिंग प्रोग्राम। मैसेज पासिंग इंटरफेस है MPI जिसको हम बोलते हैं, ये किस लिए यूज होता है, ये आप कह लें कि यहां पे जिस तरह लिखा है ना, राइटिंग मैसेज पासिंग प्रोग्राम, मैसेज पासिंग प्रोग्राम लिखने के लिए हम MPI इंटरफेस को यूज करते हैं। ये इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस अटेम्प्ट टू बी प्रैक्टिकल, यानी MPI कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल हो, यानी उसकी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन भी हो रही हो, पोर्टेबल हो। पोर्टेबल का मतलब कि अब अगर हम इसको MPI को यूज करके कोई मैसेज पासिंग प्रोग्राम लिखते हैं तो वो इस तरह का होना चाहिए कि अगर हम किसी मल्टीपल सिस्टम्स पे जाके भी उसको रन करते हैं तो वो रन होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कि उसको थोड़ा सा तेजी से रिस्पॉन्स करना चाहिए है, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल से मतलब कि किसी काम को करने के, जिस तरह हमने देखा ना मल्टीपल वेज होते हैं, वो जो मल्टीपल वेज होते हैं उसको हम कहते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस तरह उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम मैसेज पासिंग इंटरफेस के थ्रू हम कोई मैसेज पासिंग प्रोग्राम बनाएं तो उसमें ये वाली चीजें तकरीबन सारी चीजें आ जाती हैं जो कि जरूरी हैं। अब मैसेज पासिंग लाइब्रेरी स्पेसिफिकेशन इज, जो मैसेज पासिंग लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइब्रेरीज में जो भी हम फंक्शन या चीज यूज कर रहे होते हैं उसको डिफाइन किया गया होता है कि अगर हम ये वाला वर्ड लिखें तो क्या होगा। जिस तरह मैं बात करता हूँ C++ यूज कर रहे हैं, आप आयोस्ट्रीम लिख देते हैं, वो एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं आप। आयोस्ट्रीम के अंदर डेफिनेशन है, उसके अंदर बताया गया है कि C आउट आएगा तो उसका क्या मतलब है, उसको किस तरह से लेना है, C इन आएगा तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसी तरह मैसेज पासिंग लाइब्रेरी में अब क्या होना चाहिए, इसमें मैसेज पासिंग मॉडल होना चाहिए। ये जो दो चीजें नीचे लिखी हैं, लिखा है नोट कंपाइलर स्पेसिफिकेशन, उसमें कंपाइलर की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगी कि कौन सा कंपाइलर है, और ना ही कोई प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकेशन होगी, सिर्फ उसके अंदर मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो इसकी लाइब्रेरी होगी। मैसेज पासिंग इंटरफेस जो हम यूज करेंगे उसकी जो लाइब्रेरी, उसकी बात हो रही है यहां पे। रीजन फॉर यूजिंग MPI, हम मैसेज पासिंग इंटरफेस को यूज क्यों करते हैं। द मेन रीजन ऑफ यूजिंग MPI आर स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज है, स्टैंडर्ड का मतलब देखें, जब हम किसी चीज को कह लें ना स्टैंडर्ड बन जाता है, उस स्टैंडर्ड को जब सारे अडॉप्ट करते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो चीज बनी होती है सारे उस स्टैंडर्ड को सामने रख के उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सल हो जाती है।
तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन एक रीजन है, बजाय इसके कि हर कोई एक अपना अलहदा से अगर एक ही सिंगल इंटरफेस यूज करके मैसेज पासिंग इंटरफेस यूज करके प्रोग्राम वगैरह बनाया जाए तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म और वो डिफरेंट इंटरफेसेस को यूज किया जाए। यानी हम कहना चाह रहे हैं एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जिस तरह मोबाइल फोन्स में देखें वाईफाई का एक स्टैंडर्ड IEEE ने दे दिया, IEEE 802.11। अब ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है, सारे इसको फॉलो करते हैं। आप कोई भी मोबाइल ले लें, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ें, वाईफाई में आगे आपको ये लिखा नजर आ रहा होगा 802.11a या b। अब ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, सारे उसको फॉलो करते हैं। अब उससे क्या फायदा है, आप किसी भी कंपनी का फिर मोबाइल ले लेते हैं, जब उसका आप वाईफाई ऑन करते हैं तो वो बस कनेक्ट हो जाता है, पासवर्ड एंटर करते हैं। वो ये तो नहीं कहता मोबाइल के आपने ऑन किया है सिर्फ PTCL का या किसी और टेलीकॉम कंपनी का ही वाईफाई होगा तो वो चलेगा, कोई इस तरह की तो उसमें बात नहीं है। इसी तरह पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम उसको स्विच कर सके, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी स्विचिंग करें तो कोई इसमें इतना इशू ना आ रहा हो। परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि ये जो हमारे पास मैसेज पासिंग इंटरफेस है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। जिस तरह अगला स्टेप यही है, यहां पे लिखा हुआ है ना फंक्शनैलिटी। तकरीबन ये जो MPI है मैसेज पासिंग इंटरफेस, इसकी मोर देन 115 जो है आप कह लें कि इसकी डायरेक्टरीज कह लें, मोर देन 115 इसकी डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरी से मतलब कि इसकी जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई कि किस तरह से स्टार्ट किस तरह से होना है, इनिशियलाइज कैसे होना है, उसने अबॉर्ट कैसे होना है और प्रोसीजर क्या होना है, वो सारी चीजें जो हैं, तो वो इतनी ज्यादा इसकी जो है डायरेक्टरीज हैं। अवेलेबिलिटी के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको वैरायटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कि जिस तरह हमने फंक्शनैलिटी में कहा ना कि 115 मैंने कहा डायरेक्टरीज, यहां आप डायरेक्टरी का वर्ड रहने दें, आप रूटीन का वर्ड यूज करें, ज्यादा बेहतर है। डायरेक्टरी जो मैंने बोला उसको आप इग्नोर कर दें इस सेंस में। फंक्शनैलिटी में वो डायरेक्टरी का वर्ड उसके और मीनिंग्स निकलते हैं, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आप यहां पर रूटीन का वर्ड ज़हन में रखें कि फंक्शनैलिटी में जिस तरह मैंने कहा मोर देन 115 रूटीन्स हैं MPI की, यानी वो 115 रूटीन से क्या मुराद कि वो जो उसकी फंक्शनैलिटीज दी गई हैं कि ये होगा इस काम के लिए, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो आपको पता है जितनी ज्यादा रूटीन्स होंगी उतना ज्यादा हम कह सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ती जाएगी। और अवेलेबिलिटी में भी यही है कि वैरायटी ऑफ इंप्लीमेंटेशंस आर अवेलेबल, कि हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से इंप्लीमेंटेशन इसकी कर सकते हैं। और इंप्लीमेंटेशन में एक ये भी चीज आ जाती है, जब हम MPI को यूज करके मैसेज पासिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो बेसिकली उसके अंदर हम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट से मुराद लाजमी नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने जावा में ही उसको करना है, मुझे तो सिंपल जी C++ आती है तो मैंने बस उसी में करना है, कोई और लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता। इस तरह से नहीं है। आप जब अवेलेबिलिटी है तो आप इसको इंप्लीमेंटेशन किसी भी तरह से इसकी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें जर्नल MPI प्रोग्राम, एक ये जो मैसेज पासिंग इंटरफेस प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे जो रेड कलर के बॉक्सेस में आपको नजर आ रहा है ना MPI, सबसे पहले एक इंक्लूड फाइल होगी, फिर इनिशियलाइज करवाया जाएगा, डू वर्क एंड मेक मैसेज पासिंग कॉल करवाई जाएगी, फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा। अब ये जो आपके सामने एग्जांपल दी गई इंपोर्ट MPI, पब्लिक क्लास वर्ड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यानी ये तो जावा के अंदर वो बता रहे हैं कि जावा में इस तरह से है, हमें इसका नहीं कोई कंसर्न। मैं कहता हूं इंक्लूड फाइल ऐड करनी है, आप C++ में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे, आप हैश डाल के यहां पे लिखे इंक्लूड INC इंक्लूड, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो है MPI है ना, MPI.h, ठीक है, MPI.h आप करते हैं ना, iostream.h वगैरह कर रहे होते हैं, conio.h करते हैं, तो MPI.h ये इसकी इस तरह से आपने फाइल को इंक्लूड कर देना है। फिर आपके बाद उसने प्रोग्राम को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज से मुराद आप फिर डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह भी डिक्लेयर करना चाह रहे हैं आप उसमें आर्गूमेंट काउंट करवाएंगे और वो सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे, जो भी मैसेज पासिंग कॉल जो भी आम एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो करेंगे, एंड पे उसको टर्मिनेट करेंगे। तो इस तरह से वो एक मैसेज प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जो भी है ये लाजमी नहीं यही हो, जिस तरह मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दी इस तरह कर लें, इस तरह करके आप उसको जो है इनिशियलाइज करवा दें। किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आपको पता है जनरल सा स्ट्रक्चर ही करना है ना, हमने थोड़ा सा समझने के लिए कि ये चीज किस तरह से है। टर्मिनेट करवाना एंड पे बहुत जरूरी है ताकि हमारी वो जो है कैपेसिटी या जो उसकी कह लें कि उसको थोड़ा सा सेव कर सके। जब तक उसको टर्मिनेट नहीं करवाएंगे वो मेमोरी तो पूरी की पूरी कैप्चर ही रहेगी ना, फिर हम उसको टर्मिनेट भी करवा देते हैं।
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पैरेलल वर्चुअल मशीन का, कि जिस तरह से हमने देखा ना एमपीआई है, उसी तरह से पीवीएम भी है। ये भी पीवीएम भी मैसेज के लिए यूज हो सकता है, मैसेज पासिंग के लिए। दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो क्या है उनको भी हम देखेंगे, और पीवीएम के क्या फीचर्स हैं इसको अब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर पैकेज है डेट अलाउ हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ वर्क स्टेशन। हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ वर्क स्टेशन से क्या मुराद है? दो चीजें होती हैं, एक होती है होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हम कह रहे हैं कि पीवीएम जो है वो सॉफ्टवेयर कलेक्शन है, लेकिन हेट्रोजीनियस कलेक्शन है वर्क स्टेशन की। हेट्रोजीनियस कलेक्शन का मतलब वो वर्क स्टेशन जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सेम टाइप सेम कैटेगरी के वर्क स्टेशन नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज के वर्क स्टेशन जो हैं उनकी कलेक्शन है। उससे क्या होता है, टू फंक्शन, उनको क्या करते हैं, टू फंक्शन एज अ सिंगल हाई परफॉर्मेंस पैरेलल मशीन। लेकिन वो वर्चुअल मशीन कहलाती है, कि होते वो अलग अलग ही हैं, लेकिन उनको इस तरह से उनको कनेक्ट किया जाता है, यानी उनकी कलेक्शन होती है जो कि हमें लग रहा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है कि वो एज अ सिंगल मशीन काम कर रही है, कि उन सबको इकट्ठा करके एज अ सिंगल मशीन उसकी वर्किंग जो है वो शो करवा रहे होते हैं। जिस तरह लिखा है ना यहां पे, आप देखें लिखा हुआ है सिंगल हाई परफॉर्मेंस पैरेलल मशीन। पैरेलल वर्चुअल मशीन प्रोग्रामिंग मॉडल जो हमारे पास है, अब इसमें वो तो इंट्रोडक्शन था, हमने देख लिया हेट्रोजीनियस वर्क स्टेशन को मिलाते हैं और वो इस तरह से काम कर रही होती हैं जैसे एक सिंगल वर्क स्टेशन एज अ शो हो रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल इसका क्या है, पीवीएम एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिंग टास्क। कोऑपरेटिंग टास्क का क्या मतलब, ईच ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम वर्कलोड ऑफ बिग प्रॉब्लम, कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके छोटे छोटे सब पार्ट कर दिए जाते हैं और फिर वो उन सबको मिला के इकट्ठा करके उन पे काम किया जा रहा होता है। इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिंग टास्क। पीवीएम इज इनहेरिटली डायनामिक इन नेचर। इनहेरिटली का क्या मतलब, कि ये जब से डिजाइन की गई है, इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये इसकी एक फीचर है कि ये डायनामिक होती है नेचर में। डायनामिक दो चीजें होती है ना, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू चेंज करने से क्या मुराद, इट हैज अ रिच सेट ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोल फंक्शन, कि डायनामिक होने की वजह से इसके जो रिसोर्सेज कंट्रोल फंक्शन है वो काफी बढ़ जाते हैं। मसलन होस्ट कैन बी एडिड और डिलीटेड, क्योंकि वो डायनामिक है ना। डायनामिक में कोई चीज फिक्स तो नहीं होती, हमें होस्ट बढ़ाने की जरूरत पड़ी हम होस्ट को बढ़ा देंगे, कम करने की जरूरत पड़ी हम होस्ट को कम कर देंगे, कोई चीज रिमूव करनी है उसको रिमूव भी कर लेंगे, क्योंकि वो पीवीएम डायनामिक है इन नेचर में। इसके अलावा पीवीएम के जो फीचर्स हैं वो क्या फीचर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले पीवीएम के फीचर्स। एक है लोड बैलेंसिंग, टास्क माइग्रेशन, फॉल्ट टॉलरेंस और एफिशिएंसी। आपको नाम से ही कोई आपके जहन में एक सेंस भी बन रही होगी कि क्या इससे मुराद है। हम इनको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस तरह फॉल्ट टॉलरेंस, लोड बैलेंसिंग, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन भी देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं, फीचर्स क्या है और किस तरह से काम कर रहे होते हैं पीवीएम मॉडल में। उसके बाद हम एक कंपैरेटिव थोड़ा सा एनालिसिस करवा देंगे, जिस तरह हमने एमपीई पढ़ा, मैसेज पासिंग इंटरफेस और पीवीएम टेबुलर फॉर्म में देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसको इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको आज बताए, मैसेज पासिंग क्या है, मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या है, मैसेज पासिंग मॉडल क्या है, उसका एक जर्नल डायग्राम दिखाई, फिर उसके बाद पीवीएम के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। तो ये सारी चीजें अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।